सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम अशोक नागर है और मैं खाचोद का रहने वाला हूँ और प्राकृतिक कृषि करता हूँ और देसी गौ माता की सहायता से। मैं बाज़ार से ना तो कोई खाद खरीदता हूँ ना कोई दवाई खरीदता हूँ, पूर्णतः प्राकृतिक खेती करता हूँ और इसके लिए पूर्णतः मैं अपनी ही ज़मीन पर आधारित हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि किसान की जेब में केवल पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। भले वो 1 रुपया भी जाए, वो किसी न किसी कारण से अगर मार्केट में जाएगा तो वो मार्केट आधारित खेती हो जाएगी और वो किसान कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। तो उसके बारे में ही मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक बहुत ही गंभीर बात अगर आपके सामने करना चाहूँ तो मैं अनुमति चाहता हूँ, ठीक है। तो गंभीर बात ये है कि एक ना एक दिन मरना सभी को है। मुझे भी मरना है, आप सबको मरना है, अपने आने वाली पीढ़ियों भी बूढ़ी होकर सभी को मरना है और एक ना एक दिन मरना सबको। लेकिन आज अगर मरने का बोल दो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं मर सकता हूँ। यहाँ तक कि चूहे को भी अगर पूछ से पकड़ो तो ची करेगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं मरना। आप भले ही बोलोगे कि तेरा जीवन बेकार है, क्या करेगा जी के, फिर भी वो बोलेगा कि नहीं, मेरा तो जीवन बहुत ही अमूल्य है, मेरे को जीना है। उसी प्रकार खाना सबको है विष मुक्त। सभी चाहते हैं कि हम विष मुक्त खाएं, हमें जहर वाला नहीं खाना है। लेकिन जब बात उगाने की आती है, अरे कौन मेहनत करे, कौन गोबर उठाएगा, कौन खेत में फसल में मेहनत करेगा, कौन खरपतवार को निकालने जाएगा, इस प्रकार से वो बातें करेगा। सबसे आसान है, ट्रैक्टर घुमा दिया, पूरा कल्टीवेट हो गया खेत, उसके बाद अपने फसल बोने के लिए सीडड्रिल चला दी, फसल बो दी, बात खत्म। तो वो कुछ नहीं सोचेगा कि हमारे पूर्वज कैसे खेती करते थे। पूर्वज जब अपना खेती करने के लिए जब खेत की जुताई करते थे तो उससे पहले वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, हे विधाता, मुझे कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षियों के भाग का देना और मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाऊँ, इसके लिए उनके भाग का देना और मेरे घर से कोई मेहमान भूखा ना जाए, उनके भाग का देना। तो किसी ने उससे पूछा कि तू तेरे भाग का ही मांगे ना, बाकी के भाग का क्यों मांगता है? तो उसने बोला कि भाई मेरा भाग्य खराब हो सकता है, इतने जनों का भाग्य तो नहीं खराब होगा, उन सबके भाग्य का मुझे मिलेगा। तो इस हिसाब से वो करके फिर खेत की जुताई शुरू करता था और उसमें भी दिशा निर्धारित होती थी, किस दिशा से किस दिशा में और किस तिथि को खेत की जुताई शुरू करना है, आरंभ करना है, हल जोतना है। उसके बाद बुआई होती थी, बैलों से बुआई होती थी। उसमें बैल उसके घर के थे, उसका ट्रैक्टर का कोई खर्चा नहीं था। बीज उसके देसी थे, सारे देसी बीज की ये आपने सुना होगा कि उसके गुण धर्म चेंज नहीं होते। जैसे हाइब्रिड का एक बार बोया, दूसरी बार उसी से बीज बना के बोएंगे तो उसके गुण चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार से उसका गुण हमेशा, भले आप 1000 बार बोलोगे तो देसी का देसी ही रहेगा। ये गुण है, उसमें ताकत बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब इतनी मूलभूत बातें हो गई। अब मैं अपने तरीके बताता हूँ मैं अपनी खेती कैसे करता हूँ। सर्वप्रथम तो जैसे अगर उदाहरण के लिए बताएं तो जो अपना जंगल है, जंगल में कोई खाद डालने नहीं जाता, कोई बीज डालने नहीं जाता। वहाँ पे चिड़िया बीज डाल देती है और पौधा उग के आ जाता है, वो कितनी भी हवा चले तो गिरता नहीं है। तो ऐसा जंगल में क्या है कि वहाँ पे कोई पानी देने नहीं जा रहा, बीज डालने नहीं जा रहा और कोई मतलब खाद डालने नहीं जा रहा, ना कि खरपतवार का प्रबंधन करने जा रहा। फिर भी वहाँ पे हर पेड़ हरा भरा है, हर वनस्पति पूरी फलन पे आती है, पूरे बीज बराबर आते हैं, कोई कीड़ा उसको खाता नहीं। तो वहाँ पर क्या है कि राम की माया जिंदा है, मतलब ईश्वर की माया जिंदा है वहाँ पर हर वनस्पति एक दूसरे का सहयोग कर रही है। सहजीविता का जो सिद्धांत होता है वो वहाँ पे फॉलो होता है। तो वो ही अपने खेत में क्यों नहीं, हम अपने खेत में 4 से 5 बार पानी पिलाते हैं तब जाके गेहूँ होते हैं। वो अपने खेत में ऐसा अपने को अगर करना हो तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आज से 3 पीढ़ियाँ पहले थे, उन्होंने कभी टंकी नहीं तोकी किसी भी सब्जी में दवाई स्प्रे करने के लिए, कभी टंकी नहीं तोकी। वो क्या कहते थे कि जैसे उनसे अगर आप पूछने जाओगे, अगर कोई बुजुर्ग होगा उनसे अगर आप पूछोगे आप मटर बोते थे, बोते थे तो बोले इल्ली लगती थी, तो बोले लगती थी, लेकिन चिड़िया इतनी थी वो इल्ली को कंट्रोल कर देती थी, हमको दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको वहाँ की माया अपने खेत में लाना, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को जंगल जाना, जंगल में जहाँ पे घनी वनस्पति हो, जहाँ पे पेड़ के पत्ते वहीं पे गिर के इकट्ठा होते हों, बारिश का पानी वहाँ पे जब आता हो तो वहाँ की पत्तियाँ वहीं सड़ गल के वहीं रहती हो, ऐसी जगह की वो पत्तियाँ हटा के बारिश के समय में अपने को वहाँ की मिट्टी लेना है 5 किलो। 5 किलो के आसपास मिट्टी ले ली, 200 लीटर का जो ड्रम रहता है उस ड्रम में 5 किलो मिट्टी डाल दी, पानी भर दिया और उसके अंदर लगभग 5 किलो शक्कर या गुड़ जो भी मिल जाए वो, और अपना 10 किलो के आसपास आटा ये डाल दो और उसको हिला दो। उसके बाद हर रोज़ हिलाना है और लगभग हर महीने जैसे अगर 5 तारीख को आज बनाया तो अगले महीने की 5 तारीख को फिर 5 किलो गुड़, 5 किलो से 10 किलो आटा वापस डाल दो। तो यही प्रोसेस करते रहने से 2.5 महीने में आपका जो जंगल का बैक्टीरिया था जो आप पेड़ की मिट्टी से लाए थे
वो बैक्टीरिया उसमें डेवलप होकर घनी मात्रा में हो जाएगा। अब इस बैक्टीरिया को अपने खेत में कैसे पहुंचाना है? खेत में पहुंचाने के लिए क्या करना है कि अपने को सड़ा हुआ खाद लेना है। अपना जो केड़ा बोलते हैं मालूम में हमारे इधर, तो जहाँ पे ढेर लगाते हैं अपने गोबर का, जैसे गौ माता के गोबर का अपन ढेर लगाते हैं तो सड़ के काला काला हो जाता है। तो 2 क्विंटल अपने को 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल अपने को वो सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना, और उस खाद में 20 लीटर अपना ये जो 200 लीटर बनाया है इसमें से 20 लीटर निकाल के उस गोबर के सड़े हुए खाद में मिला के जब अपन बुआई करते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सोयाबीन की बुआई करना है, तो 9 बजे अगर बुआई करना है तो 8 बजे ट्रैक्टर के आगे आ गई आप उसको छिड़क दो, तो उसके अंदर वही अपने बैक्टीरिया, जंगल के बैक्टीरिया वो मिली रहेगी भूमि, तो उसमें एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होके वो जब सोयाबीन उसके 21 दिन की होगी, 21 दिन के बाद जब उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी तब वो न्यूट्रिशन तैयार करके, भोजन तैयार करके वो बैक्टीरिया उसको दे देगी। तो इस विधि से अपने बैक्टीरिया अपन ने जंगल वाले अपन ने खेत में दे दिया। अब क्या होगा कि जब वापस गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया धूप सहन नहीं कर पाते। अपन जैसे 45 डिग्री अगर तापमान हो जाए तो अपन धूप में खड़े नहीं रह सकते, तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल सूक्ष्म है, आंखों से दिखता नहीं, इतना बारीक है, तो उसको कितनी गर्मी लगती होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे जो पूर्वज थे वो मेड़ बनाते थे, और मेड़ पे पेड़ रहते थे, बिना पेड़ की मेड़ किसी काम की नहीं, तो वो पेड़ की छाया जो रहती है उस छाया में वो शिफ्ट हो जाते थे, अपने खेत से छाया में शिफ्ट हो गए। जैसे जैसे छाया शिफ्ट होती है उस छाया में वो बने रहते, और जैसे ही जब बारिश का मौसम आता है वापस वो छाया से फैल कर पूरे खेत में हो जाते थे। तो उस टाइम पे इसलिए उनको किसी दवाई की, किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वो सबसे बड़ी बात, वो केवल देसी गोवंश पालते थे, वो ना तो ये एचएफ पालते थे, ना ही अपने भैंस पालते थे, केवल और केवल देसी गौ माता। उसके गोवंश में क्या है कि सूर्य केतु नाड़ी की वजह से उसमें अद्भुत शक्ति रहती थी गोबर में, तो उसकी वजह से भी अब पॉजिटिव रहती है अपनी मिट्टी। तो पॉजिटिविटी की वजह से जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो इनको इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन, हानिकारक जो पैथोजन रहते हैं बैक्टीरिया, वो इतना डेवलप नहीं हो पाते थे, और जो पॉजिटिव पैथोजन बैक्टीरिया रहते हैं वो उन पर हावी रहते थे। हावी रहने की वजह से जो जड़ों की जो समस्या रहती है, जैसे आजकल उदाहरण में आपने जड़ों में गठान वाली समस्या, जिनको निमोटोड बोलते हैं, निमोटोड, वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो इसी वजह से बढ़ गई कि जो अपने मित्र जीव थे वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई, और जो हानिकारक थे वो बढ़ते जा रहे। तो इस प्रकार से अपन ने वो खाद दे दिया। उसके बाद जब 21 दिन की अपनी फसल हो जाएगी, बुआई से पहले अपन ने वो खाद दे दिया। उसके बाद 21 दिन की फसल होने के बाद अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने के लिए अपने को चाहिए सरसों का खली, गुड़, गोबर और अपना उड़द दाल का आटा और अपना गोमूत्र। इन चीज़ों को मिला के कड़ी माफी का अपना पतला घोल करना है, और उसको 5 दिन के लिए छोड़ देना है। साड़ी का कपड़ा ऊपर से बांध के 5 दिन के लिए छोड़ देना। 5 दिन के बाद फिर इसको वापस अपना सड़ा हुआ खाद उसमें इसको मिला के वापस इसको छिड़क देना जब 21 दिन की फसल होगी। उसके बाद अपनी फसल अगर ज़्यादा दिन की है तो 21 के मल्टीप्लाई में चलना है। अगर वो 21 दिन की हुई और अपन ने पहली बार डाला, उसके बाद जब 42 दिन की होगी, तो 42 दिन की अगर फसल अपने को कमज़ोर लगे तो अपने को वापस से यही प्रोसेस करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली। इस विधि से करने के बाद जब फसल परिपक्व हो जाएगी तो देखेंगे कि जो रासायनिक वाले के उत्पादन था उसके समकक्ष आएगा। अगर शुरू साल अगर अपन करेंगे तो समकक्ष आएगा, मतलब अगर उसके 4 क्विंटल निकला तो अपने भी 4 निकलेगा सोयाबीन। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर वापस इसी प्रोसेस को करते जाएंगे, मतलब अपनी मिट्टी को अपन नहीं बिगाड़ेंगे, मिट्टी को नहीं बिगाड़ेंगे तो अगले साल से उसका प्रोडक्शन 4 ही रहेगा, लेकिन अपना 4 से 5 के आसपास पहुंचने लग जाएगा। मतलब अगले ही साल से अपना उत्पादन और तीसरे साल आप देखेंगे उससे सवा या अधिक आ जाएगा। मतलब उसका अगर 4 है तो अपना लगभग 5.5 से 6 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से खेती करने से अपने को लाभ होगा। उसके बाद क्या है कि फसल चक्र भी होना चाहिए। एक ही जगह पे एक ही फसल बार बार करने से क्या होता है कि उस जगह पे उस मिट्टी में वो फसल के जो न्यूट्रिशन चाहिए रहते हैं वो न्यूट्रिशन की डिफिशियेंसी हो जाए, मतलब कमी हो जाती है। अब जैसे बार बार सोयाबीन बोएंगे तो अभी शुरुआत में अगर आपने सोयाबीन का सुना होगा, जब पहली बार सोयाबीन हमारे क्षेत्र में आई थी तो 7 से 8 क्विंटल बीघा की निकल रही थी, और आज ये स्थिति आ गई कि 1.5 से 2 भी बहुत मुश्किल से निकल रही, किसी से 2.5 निकल रही है, बड़ी मुश्किल से। वो जबकि वो खाद भी डाल रहा है, साथ में डीएपी भी हो रहा है उसी में, सीड्रिल में, फिर भी वही समस्या आ रही है। किसी के गटर बिटर की समस्या लग जा रही है, किसी की इल्ली बहुत लग रही है, मतलब समस्याएं विकट परिस्थिति ला रही है। और अपने को क्या है कि अपने को अगर सही दिशा में चलना है तो समस्याएं तो आएगी, लेकिन उनसे पार पाने के लिए केवल प्राकृतिक विधियां ही अगर अपन अपनाएंगे तो धीरे धीरे मिट्टी अपनी इतनी मजबूत हो जाएगी कि रासायनिक वाले टंकी उठाता है और अपन बिल्कुल फ्री होके बैठेंगे शांति से, और अपना और रचनात्मक जो कार्य है वो करने के लिए अपने को समय अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से मैं खेती करता हूँ, और किसी को सवाल हो तो कृपया पूछिए।